ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम संप्रेषण। ये कार्यक्रम प्रबंधन में डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और MBA पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र प्रबंधन के नियम और संगठनात्मक व्यवहार की तीसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार हैं डॉक्टर वीणा दाणी। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, लीजिए सुनिए प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम संप्रेषण। नमस्कार छात्रों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं आपसे चर्चा करने के लिए, वो विषय है संप्रेषण एवं संप्रेषण कौशल। अब निश्चित रूप से जब विषय कोई हमने चुना है तो उसके कुछ उद्देश्य भी निर्धारित किए होंगे। तो उद्देश्य हम आपको सबसे पहले बता दें। पहला उद्देश्य होगा संप्रेषण की महत्व की व्याख्या। दूसरा होगा संप्रेषण की अवधारणा को हम आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहेंगे। फिर संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के कौन से फंक्शंस हैं उनका भी कुछ वर्णन करेंगे। संप्रेषण के मॉडल की व्याख्या करेंगे और प्रभावी संप्रेषण में कुछ बाधाएं भी उपस्थित होती है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए अथवा कौन सी प्रविधियां हमें अपनानी होंगी, उनकी बातचीत भी हम जरूर करेंगे। तो आज का विषय संप्रेषण एवं संप्रेषण कौशल। छात्रों देखिए, संवाद के माध्यम से ही किसी भी संगठन में उसके सदस्य आपस में जुड़े रहते हैं, क्योंकि संवाद के माध्यम से ही हम एक दूसरे को समझ पाते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। यानी कि किसी भी कार्य को प्रभावपूर्ण ढंग से संपादित करने के लिए संवाद की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक मनुष्य अपने आप में कई सारे विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का भंडार है। प्रभावी संप्रेषण का सीधा सीधा अर्थ है इन्हीं सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को प्रकट करना। संप्रेषण एक कला भी है, क्योंकि हम जो कुछ भी बताना चाहते हैं, जो सूचना प्रदाय करना चाहते हैं, वे दूसरे व्यक्ति तक हमको भली भांति समझाना है, पहुंचाना है। अब आगे बढ़ते हुए हम ये भी देख लेते हैं कि संप्रेषण की परिभाषा क्या है। तो संप्रेषण का उद्देश्य सूचना को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्रेषित करने वाला और प्राप्तकर्ता दोनों ही संलग्न रहते हैं। तो इस परिभाषा में हमने ये जाना कि संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य है सूचना प्रदाय करना, और यह सूचना प्रदाय करने के लिए एक सूचना प्रेषित करने वाला व्यक्ति होगा और दूसरा प्राप्तकर्ता होगा। संप्रेषण की जब हमने बात कही तो मुझे लगता है दैनिक जीवन में भी
और हमारे कार्य क्षेत्र में भी हमें प्रभावी संवाद में निपुण होना बहुत आवश्यक है। हम अपने कार्यस्थल में अलग अलग तरह के कार्य जरूर करते होंगे, परंतु एक समूह के रूप में, एक टीम के रूप में हम सभी का उद्देश्य एक ही होता है। उचित प्रकार से अपनी बात को रखने की जो क्षमता है, वह क्षमता ही हमें दूसरों तक पहुंचाती है और दूसरे हमसे प्रभावित होते हैं। संवाद के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं, उनको सफल करते हैं। अपने संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करने में भी सूचनाएं बहुत आवश्यक है। कार्य हेतु सही व्यक्तियों का चुनाव करना, उनको उचित निर्देश देना और उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, ये भी संप्रेषण के अंतर्गत ही आता है। जिनके द्वारा अच्छा कार्य किया गया है, उन्हें संप्रेषण के माध्यम से हम प्रोत्साहित भी कर सकते हैं और मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। अब यदि हम ये कहें कि संप्रेषण में कुछ प्रकार भी होते हैं, सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि मौखिक संवाद ही संप्रेषण है। क्या कह रहे हैं छात्रों, आप भी ऐसा ही सोचते हैं? नहीं, आपको बता दूं कि संप्रेषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाब्दिक। शाब्दिक अर्थात जहां शब्दों का उपयोग किया जाए। आमतौर पर हम लोग शाब्दिक संप्रेषण से तात्पर्य सिर्फ संवाद से लेते हैं, जहां हमने बोलकर अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया। किंतु ऐसा नहीं है, लिखित संवाद भी इसमें शामिल है। तो पहला प्रकार है शाब्दिक, जिसमें मौखिक और लिखित दोनों इसके भाग हो गए। दूसरा प्रकार होता है अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण जहां शब्दों का उपयोग न किया जाके भाव भंगिमाओं का, संकेतों का, शरीर के द्वारा विभिन्न प्रकार की भाषा या भावनाओं का और चेहरे के माध्यम से भी हाव भावों को दर्शाया जा सकता है। तो ये अशाब्दिक संवाद हुआ। हम लोग कई बार इसका इस्तेमाल भी करते हैं, बल्कि आपको एक उदाहरण दूं जो मेरे दिमाग में अभी तुरंत आ गया है। जैसे अभी मैं आपसे संवाद कर रही हूँ, मैं सिर्फ शाब्दिक संवाद कर पा रही हूँ, और वो भी सिर्फ बोलकर, क्योंकि अभी आप सिर्फ मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं, लेकिन मेरे हाव भाव को नहीं देख सकते। तो यहाँ पर अशाब्दिक संप्रेषण शामिल नहीं है। तीसरे प्रकार का जो संप्रेषण है वह होता है पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक के मायने हैं कि जो कहा जा रहा है वो किस प्रकार कहा जा रहा है, किस तरह से कहा जा रहा है, यानी विभिन्न शब्दों पर कितना जोर दे करके अपनी बात कही गई है। मैं आपको इसका एक उदाहरण बताऊं तो शायद मेरी बात को आप लोग और अच्छे से समझ पाएं। आपने सुना भी होगा ये उदाहरण कई बार। कुछ शब्द है, देखिए मैं उनको किस प्रकार बोलती हूं। रोको, मत जाने दो। ये आपने सुना, रोको मत जाने दो। किसी को रुकने के लिए कह रहे हैं और उसे जाने के लिए मना कर रहे हैं। अब देखिए मैं इन्हीं शब्दों को किस प्रकार बोलती हूं, रोको मत जाने दो। तो देखिए छात्रों, शब्द वही है, किंतु किस प्रकार शब्दों को कहा गया है उसके अनुसार जो अर्थ है, भावार्थ है, वो बिल्कुल ही अलग अलग हो गया। पैरालिंग्विस्टिक संवाद में हमारे द्वारा
संवाद के दौरान निकाले जाने वाली विभिन्न ध्वनियाँ भी आती है। जैसे बातचीत करते हुए हमने कहा ओ, अरे रे, ऐसा हो गया, बहुत दुख हुआ। तो जब कभी दुख प्रकट करते तो उसके साथ जो हम ध्वनियाँ निकालते हैं, आश्चर्य के समय जो ध्वनियाँ निकालते हैं, वो सब पैरालिंग्विस्टिक्स में आती हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम अपने 2 उद्देश्यों की बात कर पाए हैं। तीसरा उद्देश्य था हमारा संप्रेषण के प्रकार का वर्णन करना। तो संप्रेषण के जो प्रकार है, उस प्रकार में पहला जो है वो नियंत्रक के रूप में होता है। संप्रेषण एक नियंत्रक के रूप में, यानी हम सदस्यों के व्यवहार को संप्रेषण के माध्यम से निर्देशित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे एक औद्योगिक संगठन है और इसमें जो सूचनाएं दी जाती हैं वह औपचारिक होती हैं। लिखित सूचनाएं या निर्देश दिए जाते हैं। जैसे संगठन की क्या नीतियां हैं, कर्मचारी से कार्य की क्या अपेक्षाएं हैं। कुछ सीमा तक अनौपचारिक संप्रेषण भी इसके अंतर्गत आता है, जो बहुत फॉर्मल न हो, एकदम लिखित ना हो, परंतु यह जो प्रकार है संप्रेषण का, वह संप्रेषण के एक मुख्य प्रकार को पूरा करता है, नियंत्रण करना। अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं, संप्रेषण एक प्रेरक के रूप में। तो संप्रेषण एक प्रेरक के रूप में अत्यंत प्रभावी होता है। किसी ने अच्छा काम किया तो उसको शाबाशी देना, उसके कार्य की समीक्षा करना, प्रशंसा करना, अच्छे कार्य की पहचान करना और उस कर्मचारी को उसके कार्य में और अधिक गुणवत्ता लाने के लिए प्रोत्साहित करना। और छात्रों, आप तो सब जानते हैं कि थोड़ी सी प्रेरणा यदि आपको शिक्षक से मिलती है तो आप निश्चित रूप से अपने शिक्षा स्तर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसी प्रकार एक संगठन में किसी कर्मचारी को भी जब प्रेरणा मिलती है तो वो अपने कार्य स्तर को और ऊंचाई पे ले जाता है। तीसरा जो इसका प्रकार है संप्रेषण का, वो है संवेगात्मक अभिव्यक्ति, इमोशनल एक्सप्रेशन। संगठन में जितने भी कर्मचारी होते हैं वे अपना अपना समूह बनाते हैं। अक्सर ये अनौपचारिक समूह भी होते हैं और इस समूह में आपसी वार्तालाप के जरिए वे अपने नैराश्य, क्रोध, संतुष्टि, निराशा, इन भावनाओं को व्यक्त करते रहते हैं, प्रकट करते हैं। तो इस तरह संप्रेषण के द्वारा संवेगात्मक अभिव्यक्ति भी होती है और यह एक प्रकार से सामाजिक आवश्यकता भी है, व्यक्ति की मनोसामाजिक आवश्यकता है कि वह अपने आप को अभिव्यक्त करे, तो उसकी भी पुष्टि हो जाती है, उसकी भी पूर्ति हो जाती है। अभी तक हम लोगों ने जितनी बातचीत की उसमें कहीं से भी मॉडल की बात को छुआ नहीं गया। तो संप्रेषण का मॉडल आपको अभी मैं बताती हूँ। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य छात्रों, मैंने आपसे बताया था, सूचना प्रदाय। एक सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अथवा समूह तक जो कि त्यों बिना किसी बाधा के या बिना किसी अड़चन के पहुंचाना। जब संप्रेषण का ये उद्देश्य है तो निश्चित रूप से जो सूचना प्रदाय किया जाएगा, जो भी सूचना प्रेषित होगी, उसमें कुछ न कुछ प्रक्रिया तो होगी ही। तो ये जो मॉडल है सूचना प्रदाय का, उसके 7 अंग है। एक छोर पर है, शुरुआत जहाँ से होती है वो है प्रेषक और अंत जहाँ होता है वो है फीडबैक या पुनर्निवेश। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ। मैंने कहा कि संप्रेषण के मॉडल के 7 अंग है। शुरुआत होती है प्रेषक से और
इसकी समाप्ति होती है फीडबैक अथवा पुनर्निवेश पर। तो जो भी प्रेषक है, जो सेंडर है, जिसको कुछ सूचना देना है, उससे संबंधित विचार सबसे पहले उसके दिमाग में आते हैं। फिर वह व्यक्ति उन सूचनाओं का एनकोडिंग करता है। एनकोडिंग अर्थात कूट संकेतन, यानी किस प्रकार से मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है, किन शब्दों में अभिव्यक्त करना है, ये हो गया कूट संकेतन। अब हम इसकी तीसरी पायदान पे पहुंचते हैं, वो है माध्यम, मीडियम। जो सूचना लिखी गई है या बोली जानी है, उसको किस प्रकार प्रेषित करेंगे। छात्रों, आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैं जो कहना चाह रही हूं वो बात आप तक रेडियो के माध्यम से पहुंच रही है। इसी प्रकार एक माध्यम दूरदर्शन हो सकता है, एक और माध्यम इसका हो सकता है चार्ट के जरिए अपनी सूचना को बतलाना, प्रस्तावित करना। तो ये माध्यम या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये तीसरी पायदान हुई। चौथी स्टेप या चौथा चरण इसका होता है सूचना प्राप्ति। अब जिस भी चैनल से, जिस भी माध्यम से सूचना का प्रेषण हुआ, वो सूचना अब प्राप्तकर्ता के पास पहुंच गई है। तो जब सूचना प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाती है तो फिर उसे, प्राप्तकर्ता को उस सूचना का डिकोडिंग करना पड़ता है। डिकोडिंग करना पड़ता है। पहले तो कूट संकेतन हुआ था, अब वो जो कूट संकेतन किया गया था वह था प्रेषक के द्वारा। अब प्राप्तकर्ता उसको डीकोड, मतलब उस कूट संकेतन का अर्थ समझता है और उसके अनुसार जो भी उसे निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार वह कुछ कार्य करता है। अब हम आ गए अंतिम पायदान पर, जो है फीडबैक अथवा पुनर्निवेश। छात्रों, संप्रेषण के मॉडल में ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है या सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। पुनर्निवेश से तात्पर्य यह है कि हमने जो संदेश भेजा था वह सही रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचा है अथवा नहीं। ये जानकारी लेना प्रेषक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अन्यथा कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे मॉडल में विचार उत्पन्न होने से लेकर संदेश की अंतिम कार्यवाही यानी पुनर्निवेश तक हर स्तर पर कुछ न कुछ मुश्किलें, कुछ न कुछ बाधाएं उपस्थित होती ही रहती हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे इन बाधाओं को समझने की कि क्या बाधाएं उत्पन्न होंगी जिनके कारण हमारा संवाद प्रभावी नहीं रहता। तो प्रभावी संवाद में, संप्रेषण में हमें कुछ नियमों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि बोलने के पहले हम उस विषय को भलीभांति समझें। दूसरी बात, जब हमें संवाद स्थापित करना है, खास करके शाब्दिक संवाद, वहाँ वातावरण को ध्यान में रखकर हम अपने संवाद प्रेषण को करें। संवाद करते समय अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव अवश्य लाएं और भाषा बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जटिल ना हो। बोधगम्य भाषा होना चाहिए। उच्चारण की स्पष्टता को भी ध्यान में रखना चाहिए। कई बार छात्रों, ये भी देखने को मिलता है कि एक ही बात को सुनते सुनते जो श्रवण करता है, जो सुनने वाला व्यक्ति है, वो ऊब जाता है, नीरसता लगती है उसको। इसलिए संवाद के दौरान विचार विमर्श भी करना चाहिए। यदि
ऑडियो विजुअल माध्यम से हम अपने संवाद को प्रेषित कर रहे हैं तो उसमें हाव भाव के अनुसार चेहरे की उचित भाषा का भी समावेश करना है। मतलब आँखों के ज़रिए संकेत दिए जा सकते हैं, हाथों के ज़रिए जेस्चर्स दिए जा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो शाब्दिक संवाद है वो प्रभावी होगा। संवाद के दौरान हम जिन शब्दों का चयन कर रहे हैं वो शब्द प्राप्तकर्ता की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ही करें। संदेश भेजने के लिए सही माध्यम का चयन भी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जो व्यक्ति संदेश को प्राप्त कर रहे हैं वो बहुत कम है संख्या में, तब हम आमने सामने संवाद करके उनसे फीडबैक ले सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि प्राप्तकर्ताओं की संख्या अधिक होती है। ऐसी स्थिति में लिखित संदेश अधिक उपयोगी होता है। संदेश तैयार करने, भेजने, प्राप्त करने और कार्यवाही करने की स्थिति में उत्पन्न बहुत सारे व्यवधान हो सकते हैं। इसलिए उन सभी को समझकर हमें उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। छात्रों, एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करूँ कि जो प्रेषक है, प्रेषक की बात स्पष्ट रूप से श्रोता तक पहुँचे, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे श्रोता कौन है, प्राप्तकर्ता कौन है और उनकी क्या विशेषताएं हैं, इस बात को पहले से ही जान लेना आवश्यक है। उनकी क्या आयु है, शैक्षणिक योग्यता कितनी है, मैच्योरिटी कितनी है, उनकी रुचियां क्या है, उनके ज्ञान का स्तर क्या है, उनकी क्या प्रथाएं परंपराएं हैं और किस भाषा में हम अपनी सूचना को देंगे, तब अधिक शीघ्रता से सही सूचना उन तक पहुंच सकती है। ये सारी बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं चर्चा करना चाहती हूँ आपके साथ कि प्रभावी संप्रेषण में कौन सी बाधाएं उपस्थित हो सकती है। तो प्रभावी संवाद की जो पहली बाधा है वो है संवाद के पूर्व योजना का अभाव। कई बार जो संदेश हम देना चाहते हैं, जो संदेश प्रेषित करना चाहते हैं, उसको सिलसिलेवार तरीके से यदि नहीं बताया गया तो प्राप्तकर्ता उसे समझने में असमर्थ हो जाता है। दूसरी बात है गलत माध्यम का उपयोग। जैसे देखिए, यदि आपके पास बहुत सारे आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को हम बोल के तो बता ही सकते हैं, लेकिन बोलकर बताने के अलावा यदि चार्ट के माध्यम से या ग्राफ के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से हम उनको प्रदर्शित करें तो समझने वाला उस बात को बहुत जल्दी समझेगा। अर्थात ये काम हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास जो माध्यम है वो सिर्फ ऑडियो मतलब श्रवण वाला ना हो, ऑडियो विजुअल माध्यम में ये बात बहुत सही बैठेगी। कई बार ये भी होता है कि जो श्रोता है, जो संदेश प्राप्त करता है, वे ध्यान नहीं दे पाते सूचना पर या उनको रुचि ही नहीं है उस विषय में। थोड़ी सी कोशिश अपनी तरफ से प्रेषक को करनी चाहिए कि बीच बीच में उदाहरणों का उपयोग देते हुए अथवा उनके शैक्षणिक स्तर का उपयोग करते हुए हमें अपनी बात को उनके सामने रखना है। कभी कुछ मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती है, जैसा अभी ही अब हम लोगों ने चर्चा के दौरान ये बात कही कि ध्यान न देना, रुचि का अभाव, अथवा कभी कभी जो सूचना दी जा रही है वो कौन से कंटेक्स्ट, कौन से संदर्भ में दी जा रही है, उसको बहुत अच्छी तरह सूचना प्रेषक नहीं बता पाता और प्राप्तकर्ता भी उसी प्रकार उसे ग्रहण नहीं कर पाता। कभी कभी वातावरण में उत्पन्न होने वाला जो शोरगुल है वो भी बहुत डिस्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है, वो भी बाधा उपस्थित करता है। हाँ, एक और बात रह गई
कई बार जो प्राप्त करता है उसके यदि सुनने की क्षमता में कुछ कमी है तो भी उस तक पूरी बात, पूरा संवाद नहीं पहुंच पाएगा। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और प्रभावी संवाद के दौरान एक बात ध्यान रखनी है प्राप्तकर्ता को, यानी जो संदेश को प्राप्त कर रहा है, कि वह भी सक्रिय श्रोता बना रहे, अपने कानों के साथ साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करता रहे। छात्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और सुनते सुनते कुछ बातों को आप नोट भी कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा आप लोगों को बताना भी चाहती हूँ कि संप्रेषण के बारे में जितनी भी चर्चा अभी हमने की उसमें कुछ बिंदु ध्यान रखने के हैं। पहली बात मैंने आपसे जो बताई थी वो ये थी कि संप्रेषण का महत्व क्या है। तो संप्रेषण के महत्व को आपने समझा होगा अभी तक। फिर संप्रेषण की प्रक्रिया की अवधारणा मैंने स्पष्ट की थी। तीसरी बात जिसकी चर्चा आपके समक्ष की गई वो था संप्रेषण के प्रकार्य, और संप्रेषण के मैंने आपको मुख्य 4 प्रकार्य बताए थे: नियंत्रक के रूप में, प्रेरक के रूप में, सूचना प्रदाय के रूप में और संवेगात्मक अभिव्यक्ति के लिए। तो ये 4 प्रकार्य आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद मैंने संप्रेषण के मॉडल की आपके समक्ष व्याख्या की थी। छात्रों, अब आप जान गए हैं कि संप्रेषण का जो मॉडल है उसकी शुरुआत होती है प्रेषक से, सेंडर, और समाप्त कहाँ पर होता है? फीडबैक अर्थात पुनर्निवेश से। जो सूचना हमने भेजी वो सूचना कहाँ तक सही रूप में प्राप्तकर्ता के पास पहुंची है, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसी बीच हमने कोडिंग डिकोडिंग की भी बात की थी, वो भी आप समझ गए हैं। संप्रेषण के मॉडल के बाद में प्रभावी संप्रेषण के नियम मैंने आपको बताए, और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने चर्चा की थी संप्रेषण के लिए कौन सी बाधाएं उपस्थित होती है और उन बाधाओं को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने आपसे जो चर्चा के दौरान बातें बताई थी उनको आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखा हुआ है, और रिसीवर की भी कुछ विशेषताएं बताई थी कि जो प्राप्त करता है उसकी आयु क्या है, वो किस भाषा को जानता है, शैक्षणिक विशेषताएं क्या है, ज्ञान का स्तर कितना है, मैच्योरिटी कितनी है, उसकी रुचि है या नहीं। इन सारी बातों को जानते हुए ही हम अपनी बात को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने की कोशिश करें। अक्सर लोगों का ये सोचना होता है कि वर्बल यानी शाब्दिक संवाद प्रभावी संवाद होता है। अब मेरे पास लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ ऑडियो चैनल है, आप लोग सिर्फ सुन पा रहे हैं, पर मित्रों जहाँ तक हो सके अलग अलग चैनल का उपयोग करते हुए यदि हम अपनी बात को रखते हैं तो हमारा संवाद, हमारा संप्रेषण अत्यंत प्रभावी होता है। आप सब जानते हैं कि हमारे पास 5 प्रकार की संवेदनाएं हैं, लेकिन हम लोग बाकी संवेदनाओं का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। कोशिश ये होगी कि दृष्टि संवेदना, श्रवण संवेदना, संभव हो तो स्पर्श संवेदना, इन तीनों का अधिकाधिक उपयोग करके हम अपने संप्रेषण को अत्यंत प्रभावी बना सकते हैं। और जितनी भी बाधाएं इसमें आती है तो ये प्रेषक की जिम्मेवारी है कि वह इन बाधाओं को दूर कैसे करे। मुझे विश्वास है कि संप्रेषण के बारे में हम लोगों ने जो चर्चा की वो आप लोग ध्यान में रखेंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम संप्रेक्षण।
कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर वीणा दाणी। निवेदिका थी हरीशा चौधरी। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।